चलिए बात करते हैं AS 29 की प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स। AS 4 के अंदर भी आपने प्रोविजंस की बात की थी, लेकिन वहां पर जो हमारे प्रोविजंस कवर अप होते हैं ओनली दोज प्रोविजंस विच आर क्रिएटेड अगेंस्ट द असेट्स। हमने AS 4 में ही ये बात देख ली थी कि वो प्रोविजन जो लायबिलिटी से रिलेटेड है वो AS 29 का पार्ट होते हैं, ना कि AS 4 का। और अकाउंट्स में एज वेल एज ऑडिटिंग के पेपर में जब आप आंसर लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो प्रोविजन का क्वेश्चन है वो अगेंस्ट असेट है या अगेंस्ट लायबिलिटी है, क्योंकि ये चीज अगर आपने गलत कोट कर दी, AS नंबर गलत कोट कर दिया, AS 4 जो असेट से रिलेटेड है, AS 29 जो लायबिलिटी से रिलेटेड है, बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते, इंटरचेंजेबली से कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी कि यहाँ जो हम प्रोविजन की बात करेंगे दैट इज ऑफ लायबिलिटी। समझ में आई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रोविजन का मतलब क्या है? तो यहाँ प्रोविजन का मतलब है प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। देखो कितना बड़ा लिखा है। और लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो यहां ये समझ में आ गया, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है समथिंग विच इज प्रोबेबल ऑन बैलेंस शीट डेट। कोई भी ऐसी चीज जो प्रोबेबल है, मतलब होने के चांसेस प्रोबेबल है इन द सेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ना होने से। प्रोबेबल मीन्स मोर लाइकली देन नॉट। Let us take an example. Suppose किसी ने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंटिटी के ऊपर कंपनसेशन केस फाइल कर दिया 50 लाख रुपए का, ठीक है, और हमारे लॉयर का ये कहना है कि सर 90% चांसेस हम केस हार जाएंगे, हमें ये कंपनसेशन 50 लाख रुपए का देना पड़ेगा। इस केस के अंदर बड़े ध्यान से समझिए, 50 लाख रुपए का कंपनसेशन फाइल हुआ है आपकी एंटिटी के ऊपर, लॉयर का कहना है 90% चांसेस है आप हार जाएंगे, मतलब इट इज प्रोबेबल कि ये लायबिलिटी आपकी अराइज होगी, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस ऑब्लिगेशन प्रोबेबल ऑन बैलेंस शीट डेट। और प्रोबेबल का मतलब क्या है? मोर लाइकली देन नॉट, मतलब उस लायबिलिटी के अराइज होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ना होने से। लॉयर ने क्या बोला कि 90% चांसेस है कंपनसेशन देना पड़ेगा, 10% चांसेस है कि कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। तो होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ना होने से। समझ में आई बात? श्योर। तो कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन जो बैलेंस शीट डेट पे प्रोबेबल है, इन शॉर्ट उसके होने के चांसेस 50% से ज्यादा है उस चीज के अराइज होने के, तो हम उसको एज ए प्रोविजन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अगर वो लायबिलिटी के कंटेक्स्ट में है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। समझ में आई बात? श्योर। फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें आता है, नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट ऑफ दैट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। मतलब क्या है? बड़े ध्यान से समझिए। पहले आपको समझ में आ गया प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट ये क्या कि मतलब उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो यहां पर भी केस स्टडी आपको दी हुई है। सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ट्रक परचेज करा जिसको हर 3 साल बाद हमें अथॉरिटीज पे लेके जाना है और वहां हमारा 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हमें कंफर्म है कि एक ट्रक परचेज कर रहा, 3 साल बाद उस अथॉरिटीज पे लेके जाना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का खर्चा उस पर आएगा। तो आज जब हमने ट्रक परचेज किया और हमें पता है कि 3 साल बाद ये पैसे हमें इनकर करने ही करने हैं, हमें ये लायबिलिटी उस समय पे करनी ही पड़ेगी, तो क्या उसको आज ही हम प्रोविजन दिखा लें या सिंपल सी बात ना दिखाएं? तो बड़े ध्यान से सुनिए, इस लाइन का मतलब क्या है? नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप उसे प्रोविजन की तरह दिखाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इरिटेट करूंगा पहले मैं आपको, तभी मजा आएगा। अब ट्रक परचेज करा, आपको पता है 3 साल बाद उसे अथॉरिटीज पे लेके जाना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक खर्चा आएगा, क्या उसे हम प्रोविजन दिखा दें? नहीं दिखाएंगे। द रीजन बीइंग, क्या पता आप 3 साल के अंदर उसे बेच दो, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
देखो प्रोविजन ये नहीं है कि आप उसे लूजली पढ़ोगे और हर चीज का प्रोविजन बनाओगे। ऐसे तो 31 मार्च के अंदर अगले साल की जितनी भी स्टाफ है उसकी सैलरी का प्रोविजन बना लो भाई। 31 मार्च को ऐसे थोड़ी ना कि हर चीज का प्रोविजन बन जाता है। ऐसे तो अप्रैल में सैलरी जाएगी उसका भी प्रोविजन बना देंगे, मई में स्टाफ की सैलरी जाएगी उसका प्रोविजन बना देंगे, रेंट जाएगा उसका प्रोविजन बना देंगे। नो, प्रोविजन तभी बनता है नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट, मतलब तभी बनता है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन द सेंस हो सकता है कि ट्रक का आपने प्रोविजन क्यों नहीं बना रहे, हो सकता है बेच दो। स्टाफ सैलरी का क्यों नहीं बना रहे जो अप्रैल मई जून में जानी है, हो सकता है आप स्टाफ कम कर दो, हटा दो सारा स्टाफ, क्या पता। तो बड़ा आपको कंस्ट्रक्टिवली सोचना होता है कि भैया प्रोविजन ऐसे ही नहीं है कि हर चीज का बन जाएगा, तभी बनेगा व्हेन देयर इज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट। देखिए, ट्रक इज परचेज्ड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड from transport authority at regular interval of 3 years. The provision for expenditure on such checkup is not required to be made in current year as there is a realistic alternative settlement that truck may be disposed before 3 years. हो सकता है कि ट्रक को हम 3 साल पहले बेच दें। तो ऐसे ही आंख बंद करके हर चीज का प्रोविजन नहीं बनता, तब बनता है जब पहली चीज वो यहाँ पे लायबिलिटी हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो इन द सेंस मोर लाइकली देन नॉट, और तीसरी चीज कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सपोज यहाँ पर ये 90% लॉयर ने बोला कि भैया आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन मेरी पार्टी से बात चल रही है, उसके भी 99% चांसेस हैं कि वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने और आपकी 10 लाख रुपए में बात बन जाए। ठीक है, उसने बोला ये भी चांसेस है 99% कि आउट ऑफ द कोर्ट आपका सेटलमेंट हो जाएगा 10 लाख रुपए के अंदर। तो आप यहाँ पर 50 लाख का प्रोविजन नहीं बनाओगे, आउट ऑफ द कोर्ट 10 लाख रुपए में आपका केस सेटल हो सकता है ना। तो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट क्या है, आपको उस पर फोकस करना होता है। समझ में आई बात। प्रोविजन जो है एक बहुत डिबेटेबल इशू रहता है हमेशा मैनेजमेंट के बीच में और ऑडिटर्स के बीच में, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कम से कम प्रोविजन दिखाया जाए, क्योंकि ज़्यादा प्रोविजन दिखाने से एक बैड इमेज कंपनी की पब्लिक के सामने जाती है, इन्वेस्टर्स के सामने जाती है, जबकि ऑडिटर्स जो हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन दिखाया जाए, वो अपने आप को सेफर साइड रखना चाहते हैं। तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, कोई स्टेट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, बस ये 3 अक्षर हमारे पास है कि एक लायबिलिटी, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट। समझ में आई बात। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ सच लायबिलिटी शुड रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। इन द सेंस ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ऑब्वियसली आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसकी वजह से कुछ आउटफ्लो होगा, मतलब कुछ पैसा जाएगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आप कह सकते हैं। तो एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है AS 29 का, तो आपको चारों बातें लिख के आनी है, ठीक है। उसके बाद आप जवाब देंगे प्रोविजन बनाना है या नहीं बनाना। समझ में आई बात। श्योर, फटाफट एक बार इसको जो है आप चारों पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। प्रोविजन से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन अपने असाइनमेंट में प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, डेफिनेशन से जाते हैं। जब अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन under the contract exceed the economic benefit expected to be recovered under it। सर इतना टेक्निकल, ध्यान से सुनिए। सपोज आपने कोई फैक्ट्री लीज पर ली, उसका किराया आपका 1 लाख रुपए महीना है, 1 साल के लिए आपने लीज पे ली, टोटल हो गए 12 लाख रुपए। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आप उसे आगे किसी को सबलेट नहीं कर सकते। सबलेट समझते हैं आप किसी और को किराए पे नहीं दे सकते, आप उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं सिर्फ। सेकंड चीज, आपको 12 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, चाहे इवन आप 12 महीने से पहले ही उसे खाली कर दें। ठीक है, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ, मतलब वो 12 लाख तो आपके जाएंगे ही जाएंगे। कैन आई से इट्स अनअवॉइडेबल कॉस्ट, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये 12 लाख रुपए तो अब जाने ही जाने हैं, फैक्ट्री यूज करो या ना करो।
आपने फैक्ट्री यूज करना शुरू की, 1 महीने बाद टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई या कुछ भी इशू आए और अब आप उस जगह पर अपना काम नहीं चला सकते, आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आप उसे सबलेट नहीं कर सकते और आप बीच में भी खाली करते हो तो आपको पूरे साल का जो पैसा है वो देना पड़ेगा। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑब्लिगेशन आपने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट साइन करी है वो कितनी है, उसकी कॉस्ट 12 लाख रुपए। और अब उससे आपको एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, 0। भाई कोई फायदा तो मिलना नहीं उस फैक्ट्री से, क्योंकि आप उसे यूज ही नहीं करोगे, आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट कैन आई से एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड, उससे अब इकोनॉमिक बेनिफिट जो उस फैक्ट्री से मिलना है वो क्या आपके लिए 0 हो चुका। तो उस चीज को हम बोलते हैं ओनेरस कॉन्ट्रैक्ट, कि जब आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाए जहां आपकी सिर्फ जो कॉस्ट है अनअवॉइडेबल है और उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है वो कंपैरेटिवली कम मिलना है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं ओनेरस कॉन्ट्रैक्ट। और उसके रिस्पेक्ट में फिर हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखो प्रोविजन की डेफिनेशन भी पूरी कवर अप होती है। इट्स अ लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट, द थर्ड पॉइंट विच इज द मेन पॉइंट, वो भी यहाँ पे कवर अप होता है। तो प्रोविजन इसलिए क्योंकि प्रोविजन की सारी बातें इसमें कवर अप होती है। और चौथा है देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। So an enterprise operate profitably from a factory that it has leased under an operating lease. During October 2019, the enterprise reallocates its operation to a new factory. The lease of old factory cannot be cancelled or relet to another user. Here, economic benefits from lease contract will be nil, but the cost will be incurred till next 4 years. ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगले 4 साल तक रेंट देना पड़ेगा, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आप अपने ऑपरेशन को रीएलोकेट कर रहे हो। हेयर प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। समझ में आई बात? ये प्लीज डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, यही आपकी असली थ्योरी है अकाउंट्स की। कॉन्ट्रैक्ट इन विच अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम इट। 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगी, और एक बार आप इसे सारा का सारा नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। अभी आपने क्या पढ़ा, प्रोविजन। प्रोविजन क्या था? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीन्स समथिंग विच इज प्रोबेबल ऑन बैलेंस शीट डेट। वेरी गुड। प्रोबेबल मतलब मोर लाइकली देन नॉट, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी में इट्स नॉट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट्स पॉसिबल ऑब्लिगेशन। Possible obligation means something which is not probable. Something which is not probable मतलब जिसके होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। देखिए AS4 पे मैंने आपको फंडामेंटल बताया था, किसी भी चीज़ के 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं, आप उसका प्रोविजन बना लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, 50% से कम चांसेस हैं तो हम उसे पॉसिबल ऑब्लिगेशन बोल देंगे। हमने लॉयर से पूछा भैया केस हारने के क्या चांसेस हैं, तो उसने कहा सर 30% चांस है आपको कंपनसेशन देना पड़े, 70% चांस है कंपनसेशन ना देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 30% चांसेस हैं, तो वी कैन से इट्स अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट प्रेजेंट, इट्स अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट प्रोबेबल, ये प्रोबेबल नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर? सो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नॉट प्रोबेबल ऑन बैलेंस शीट डेट। पर देखना बैलेंस शीट डेट पे है। क्वेश्चन में या तो क्लियर फॉरवर्ड गिवन होता है कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो प्रोविजन बढ़ जाएगा। ये ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या पॉसिबल। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो कंटीजेंट लायबिलिटी होगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो उसका प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। सेकंड चीज ऑन बैलेंस शीट डेट होना चाहिए, और प्रोविजन बनाने के लिए नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट एंड देयर मस्ट बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। लेकिन कंटीजेंट के लिए इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट whose existence depend upon the occurrence or non-occurrence of future event which is not fully within the control of the enterprise। तो ये डेफिनेशन अगर आप देखें तो कहीं जानी पहचानी आपको लग रही होगी। मेन इसमें वर्ड पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन समथिंग विच इज नॉट प्रोबेबल एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट जिसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करेगी अकरेंस या नॉन अकरेंस पे ऑफ सम फ्यूचर इवेंट जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, उसमें जो की वर्ड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली वो क्या है। अब
कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को ही आप पॉसिबल ऑब्लिगेशन की तरह दिखाएं, मतलब उसका क्रिएट तो प्रोविजन होना चाहिए लेकिन आप उसे प्रोविजन ना बना के उसकी कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाएं। तो ये दो केसेस हो सकते हैं, सिचुएशंस वेयर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन कंटीजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का वैसे क्या बनता है, प्रोविजन, बट आप प्रोविजन नहीं बनाएंगे, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह दिखाएंगे। कौन सी सिचुएशन है, ध्यान से देखिए। रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ आउटफ्लो कैन नॉट बी मेड, मतलब बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए इसे। आप प्रोविजन तो तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे ना जब आप अमाउंट एस्टिमेट कर पाए। अगर आप अमाउंट ही एस्टिमेट नहीं कर पा रहे तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर रिलायबल एस्टिमेट ऑफ आउटफ्लो नहीं किया जा सकता तो आप पे ऑप्शन नहीं है, आप उसे एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी इन फुटनोट दिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी लो, तो उस केस के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, उसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह दिखाएंगे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, आपके लॉयर ने बोला कि सर 90% चांसेस हैं आप केस हार जाएंगे, ठीक है, आप हारेंगे, लेकिन जो 50 लाख का कंपनसेशन है आपको पे नहीं करना पड़ेगा। रीजन बीइंग ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, कोर्ट के आगे सॉरी बोलना पड़ेगा, और ये जो 50 लाख का कंपनसेशन है नहीं देना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी लो। ठीक है, हम हारेंगे लेकिन रिसोर्सेज जाने के जो चांसेस हैं बहुत कम है। तो इन दो सिचुएशंस के अंदर दो we need to create provision but we will show it as a contingent liability when reliable estimates cannot be made or probability of outflow of resources is very low। इसमें आप लिख लीजिएगा contingent liability को हम बैलेंस शीट में एज ए फुटनोट दिखाते हैं। इसके बाद आता है contingent asset। तो सेम वे इट्स अ पॉसिबल असेट जो शायद आपका क्रिएट हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट विच इज नॉट फुली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। जैसे यहाँ था पॉसिबल ऑब्लिगेशन या पॉसिबल असेट है, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है। अगेन इसको भी शो नहीं करते क्योंकि हमारी सारी अकाउंटिंग जो है वो प्रूडेंस के बेसिस पे चलती है। एंटिसिपेट द लॉसेस बट डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर इनकम्स। तो कंटीजेंट असेट इज लाइक अ फ्यूचर इनकम, इसलिए प्रूडेंस उसे अलाउ नहीं करता है, इसलिए इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो कर सकते हैं। फटाफट एक बार यही सारा का सारा जो है आप नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग का सिंपल सा मतलब होता है अगर मैनेजमेंट ने कुछ भी ऐसा प्लान किया है जिससे बिजनेस का या तो स्कोप चेंज हो जाएगा या मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड वो चेंज हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। अब सर इसका क्या मतलब है कि स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज हो जाएगा? सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल में डील करती है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर डील करती है, एज वेल एज एजुकेशन लाइन में डील करती है। नाउ इट हैज डिसाइडेड टू टर्मिनेट द टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल के अंदर अब डील नहीं करेगी, तो टर्मिनेशन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, तो इट इज कैन बी कॉल्ड एज स्कोप ऑफ बिजनेस। कहीं ना कहीं जो है आपका चेंज हो रहा है, आप एक लाइन को पूरा का पूरा टर्मिनेट करें। या मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड, सपोज आपके प्रोडक्शन प्लांट इंडिया में लगे हुए, नाउ द मैनेजमेंट इज डिसाइडिंग टू शिफ्ट इट टू द बांग्लादेश और नेपाल और एनी अदर कंट्री, तो मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड। तो अगर मैनेजमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया कि बिजनेस का स्कोप चेंज किया जाएगा या मैनर जिस तरीके से बिजनेस करते हैं उसमें कुछ चेंज किया जाएगा, जैसे आप अपने प्रोडक्शन को इंडिया से उठा के शिफ्ट करते हैं किसी और कंट्री में, तो उसमें खर्चा आएगा। लाइन को टर्मिनेट करते हैं तो जो भी स्टाफ आपने हायर कर रखा है उनको एक अच्छी खासी वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेंशन देनी पड़ेगी, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो जो भी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आएगी उसके प्रोविजन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। समझ में आई बात? अब प्रोविजन बनाने के लिए चार चीजें होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट इज इट्स शुड बी अ लायबिलिटी, ठीक है लायबिलिटी है। इट शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दैट इज प्रोबेबल, वो भी मान लिया। द थर्ड पॉइंट, देयर शुड नॉट बी एनी रियलिस्टिक एजम्पशन कि कोई ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट हो सकता है। अब भैया यहाँ तो मैनेजमेंट के डिसीजन है, सपोज मैनेजमेंट ने बोला इंडिया से बांग्लादेश शिफ्ट करना है, डिसीजन सब कुछ पास हो गया, 6 महीने बाद शिफ्टिंग शुरू करेंगे। आज के प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट बना ले, नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट 2 दिन पहले डिसीजन ले ले कि नहीं अभी रहने दो, अभी इंडिया में ही रहने दो। भाई मैनेजमेंट का डिसीजन है, कभी भी चेंज हो सकता है। यस और नो? ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास हो गया, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता, लेकिन कभी भी वो चेंज भी हो सकता है।
तो फिर ये प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली बनेगा कब सर? क्योंकि मैनेजमेंट अगर डिसीजन लेगी तो आप कह रहे हैं वो कभी भी लास्ट मोमेंट तक चेंज कर सकती है, और अगर वो लास्ट मोमेंट तक चेंज कर सकती है तो यहां पर पॉइंट आ जाता है नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट, जबकि इसमें ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट है अगर मैनेजमेंट लास्ट मोमेंट तक चेंज कर सकती है। तो फिर बनाएंगे कब? ये बनेगा मेनली ड्यू टू लीगल ऑब्लिगेशन। सपोज कोर्ट की जजमेंट आ गई कि आपको अपना प्रोडक्शन प्लांट शिफ्ट करना पड़ेगा, जो दिल्ली के अंदर है वो हटा के आपको उत्तराखंड में लगाना पड़ेगा या इंडस्ट्रियल एरिया में लगाना पड़ेगा, या कोई पर्टिकुलर लाइन टर्मिनेट करनी पड़ेगी, XYZ कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है जिसकी वजह से रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, देन आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट नहीं है। उस समय आपको रिस्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा, यस और नो। और जब आपको रिस्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट नहीं है, तो ही आप प्रोविजन बनाएंगे। तो याद रखिए, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो है वो तभी बनेगा जब वो लीगल रीजन की वजह से होगा, मैनेजमेंट की वजह से वो नहीं बनता। रीजन बीइंग उसका कभी भी आप ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हो, मैनेजमेंट का डिसीजन है तो वो कभी भी चेंज हो सकता है, बट इफ इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन उसके चांसेस चेंज होने के बहुत कम है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में क्या नहीं आएगा? मार्केटिंग की कॉस्ट, रीट्रेनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग स्टाफ, अगर उसे कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये MRI तीन चीजें जो है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगी। मार्केटिंग एक्सपेंस अगर आपको कुछ करने पड़ते हैं कि आप कोई लाइन टर्मिनेट कर रहे हैं या उसे शिफ्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई मार्केटिंग, या आपको अपने स्टाफ को कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है, या नए सिस्टम के अंदर क्योंकि आप शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं है। ओनली जो एग्जिस्टिंग चीजें उसको डिमोलिश करने की, उसको खत्म करने की जो चीजें हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट होगी। इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर राइजिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग एंड नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। जो आप शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जो शिफ्टिंग की कॉस्ट है, जो डिमोलिशन की कॉस्ट है, वो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट होगी। मेनली ध्यान रखिएगा, तीन चीजें नहीं आएंगी, MRI, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद कब इसे रिकॉग्नाइज करना है? व्हेन क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन इज मेट, means there should be a present obligation as a result of past event. Therefore provision for restructuring cost will be recognized mainly due to legal obligation. तो जनरली कभी भी आप देखेंगे अकाउंट्स में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लॉ कभी ऐसी जजमेंट्स पास करता नहीं है, रेयर है काफ़ी। और उससे पहले ही बिजनेस यूनिट्स जो हैं आजकल तो इंडस्ट्रियल एरिया में ही लगती हैं। पहले होता था कि रेजिडेंशियल एरिया में लगी, फिर उसे इंडस्ट्रियल में शिफ्ट करना है, आजकल तो लगता है इंडस्ट्रियल में। और मैनेजमेंट की वजह से कभी आप रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का प्रोविजन बनाते नहीं हो। क्यों नहीं बनाते वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका पॉइंट है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आ सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में रखिएगा। चांसेस थोड़े कम है लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आएगा? फटाफट इसे नोट करिए फास्ट।